Morning students, my name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today I will teach you chapter 12 घर्षण. Students, you know जल्दी ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. इससे पहले हम अपने चैप्टर 11 तक वर्क कर चुके हैं. आज हम चैप्टर 12 स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 12 के नोट्स सेंड किए जाएंगे. आपको अपनी बुक और नोटबुक में वर्क कंप्लीट करके स्कूल में डिपॉजिट करना है. जब सबका चैप्टर 12 तक का वर्क हो जाएगा चेकिंग के लिए, और साथ में ही लर्न करते चलना है. बहुत जल्दी आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 12 घर्षण. क्या होता है घर्षण, किस अवस्था में होता है, किस प्रकार से होता है, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 12 में. घर्षण संपर्क में रखे, यानी कि संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है. यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है. मतलब हुआ कि घर्षण जो है संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है. अब घर्षण हमारे बहुत सारी एक्टिविटी हमारे दिन भर की जिनमें वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. जैसे कि जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं. आपने देखा होगा कभी भी जो आपके शूज़ का जो नीचे वाला पार्ट होता है कभी वो फ्लैट नहीं होता, उसमें अलग अलग तरह की बॉक्स टाइप से बनाए जाते हैं. या आपने कभी टायर वगैरह को देखा हो, किसी भी चीज़ के, ट्रक के हैं, बस के, किसी के भी टायर देखे हो तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें भी छोटे छोटे बॉक्स टाइप से बनाए जाते हैं. तो घर्षण, कभी कभी घर्षण अवांछनीय भी हो सकता है. तरल में कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम भी किया जाता है. बॉल बेयरिंग करके घर्षण को हम कम भी कर सकते हैं. तो आज स्टडी कर रहे हैं हम घर्षण के बारे में. स्टूडेंट्स, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार या ट्रक चालक को अपने वाहन को स्लो करते हुए देखा होगा. जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद कर सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर सक रही है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो. अंतःकरण वहीं रुक जाती है. अतः आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है. केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? देखिए, आप इस एक्टिविटी में देख रहे हैं चित्र चित्र 12.1 में जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हमारी 12.1 पॉइंट पर आता है हमारा घर्षण बल. एक्टिविटी 12.1 में हम स्टडी करेंगे मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.2 का धीरे से धकेलिए. आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर ये रुक जाती है. इसी क्रियाकलाप की विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएं. क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं. जब तक कोई चीज हमारे सामने रखी उस पर हमने कोई भी बल नहीं लगाया तो वो आगे थोड़ी खिसक जाएगी, नहीं खिसक सकती. आपने देखा है कि यदि आप बाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करता है. यदि आप दाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाएं दिशा में कार्य करता है. दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है. घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है. उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है. क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 12.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक. अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक्टिविटी 12.2 किसी ईंट
के चारों ओर एक डोरी बांधिएगा। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचेगा, जैसे कि आप चित्र 12.3 में देख रहे हैं। जो आपका ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं एक कमाईदार तुला का पाठन कीजिएगा। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमाईदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? भाई पन्नी लगी है, अगर पॉलीथीन को हमने लगा दिया है तो वो तो चिकनी हो गई है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? तो कमानीदार तुला क्या है हमारी? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। एक्टिविटी 12.3 में किसी चिकनी फर्श या किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप चित्र 12.4 में आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई एक चिन्ह अंकित कर सकते हैं। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को आपको नोट करना है। देखिए, किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर यह चलती है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी ली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेटकर करूंगा। अब घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितता का कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस के अंदर बंधन पर पार करना पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, इसलिए यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। हमने ये भी लर्न किया कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण ही हमारा घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आपने अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स की गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 12.3 घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान है। भाई कांच के गिलास और कुल्हड़ में से किसी देर तक हमें पकड़ रखना हमारे लिए आसान होना। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा?
अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए ग्लास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का रूक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपकी लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा उनकी परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। साफ पता चलता है कि यदि घर्षण है तो ही वो गति लेती है। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, जैसे कि आप चित्र 12.7 में देख रहे थे। चित्र 12.7 में घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। अब हानिकारक कैसे है? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेरिंग या जूते के सोल ही क्यों न हो। जैसा कि आप चित्र 12.8 में घर्षण के कारण जूते के तले घिसे हुए देख रहे हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों को घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। क्या आप अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रूक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है? आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा हमारी नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों की चर्चा भी करेंगे। घर्षण बढ़ाना या घटाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 12.4, घर्षण बढ़ाना या घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बन जाती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसे ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण इनकी गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बन सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, इसलिए हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? चित्र 12.12 में आप देख रहे हैं घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का गया है। आपने नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल और मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के
गतिशील पुर्जों भागों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है और गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन का अंत्यपाशन काफी समय सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 12.5 पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसकी स्टडी करते हैं हम। एक्टिविटी 12.4 में आप स्टडी करेंगे बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिएगा, इनके रुक्ष कोई मोटी पुस्तक रखिएगा। चित्र 12.15 में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पेंसिल रखी हुई है, उसके ऊपर एक किताब रखी हुई है। आप पुस्तक को धकेलिएगा, आप ये पाएंगे कि पुस्तक का गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को हम लोटनिक गति कहते हैं। पेंसिल की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। इन्हें आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते देखा है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध में को लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या होता है हमारा लोटनिक घर्षण? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है, जिसे किसी दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार के मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पीय घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये हमारी जो सिंक होती है, बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देते हैं। ये सिंक का ही पार्ट होता है जिसके कारण यहाँ पर रुका होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 12.6 तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है? आपको वैसे भी मालूम होगा कि वायु अत्यंत हल्की होती है और विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल तत्व पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसलिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें संकेत प्रकृति से ही मिलते हैं तथा मछलियां तरल में गति करती हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय संभव कम हो। इन आकृतियों के बारे में आपने 6th में भी अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिएगा। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए।
स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और चैप्टर को रीड करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपको वीडियो के नोट्स भेजे जाएंगे इसी चैप्टर के। आप सभी को अच्छे से वर्क करना है। थैंक यू एवरीवन।